इस देश की सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान को, संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। फैसला तमिलनाडु को लेकर था। तमिलनाडु और सुप्रीम कोर्ट में कुछ मसला चल रहा था गवर्नर और तमिलनाडु सरकार के बीच, जिसमें ऐसा कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक पास किए थे जिन्हें रोक कर बैठे थे तमिलनाडु के गवर्नर। जब ज्यादा दबाव दिया गया कि भैया आप इन विधेयकों को कुछ करिए, तब उन्होंने वो राष्ट्रपति को भेज दिए। तो ये मामला लंबे समय से लंबित चल रहा था। इस पर 2 दिन पहले फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय दिया गया गवर्नर को कि आप 3 महीने तक ही किसी विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, और फिर महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी उन्होंने यह तय कर दिया कि आप भी किसी भी विधेयक का जो निस्तारण है वो 1 महीने के भीतर कर देंगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए कोई आदेश दे सकता है? क्या संविधान ऐसा कुछ कहता है, या फिर यह संवैधानिक जो प्रणाली है उसे कमजोर करने की कोशिश है? इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, और लगभग 15 साल से ज्यादा से संविधान भी यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि सर आपसे ज्यादा बेहतर तो इस विषय को कोई समझा नहीं पाएगा। क्या कुछ पूरा विषय है, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, बड़ा सुंदर आपने प्रश्न दिया। और देखिए, मैं थोड़ा सा विषय के बड़ा संविधान के जो विषय होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय, वो बड़े टेक्निकल से विषय होते हैं और इनमें थोड़ा सा समय चाहिए होता है समझाने के लिए। तो थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि हम इस वीडियो में थोड़ा सा शांति से जी टाइम लेकर बात करेंगे। जी 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 देखिए, जो संविधान की अगर हम बात करें, संविधान की व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो संविधान की व्यवस्था में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संविधान में लिखी हुई नहीं है, और संविधान की व्यवस्थाओं को समय समय पर व्याख्या करने का जिम्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है। और होता क्या है कि जब हम अपने संविधान के अनुसार अपनी जुडिशरी को देखते हैं, तो दुनिया की 2 जुडिशरी, एक तो ब्रिटेन की जुडिशरी और एक आपको देखने को मिलेगी आपको अमेरिका की जुडिशरी। ठीक है। हम जब देखते हैं कि अमेरिका की जुडिशरी को जैसे ही हमारी न्यायपालिका आधार बनाती है, आदर्श बनाती है, तो वैसे ही हमारी जुडिशरी का जो पूरा सोचने समझने का नजरिया वो बदल जाता है। और उसको आधार मिलता है 1978 में मानका गांधी केस के अंदर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। पहले न्यायपालिका ये कहती थी, यानी कि मानका गांधी केस से पहले, कि जो संविधान में लिखा है, देखिए, जो भारत का संविधान, भारत का संविधान जो संविधान में लिखा है, हम सिर्फ उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो, एक केस बताता हूं मैं आपको, AK गोपालन केस 1950 का। उनको क्या था, AK गोपालन को नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद 1950 में AK गोपालन क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं कि जी मेरा बोलने का अधिकार और मेरे जीने के अधिकार को छीन लिया गया। न्यायपालिका ने कहा, ये बताओ गोपालन साहब, आपको जो गिरफ्तार किया गया किसी लॉ के तहत किया गया, कानून के तहत किया गया? बोले हाँ जी, ये कानून है, उसके तहत मुझे गिरफ्तार किया गया। तो क्यों गिरफ्तार किया गया? कि मैंने उस कानून का उल्लंघन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर तो गिरफ्तारी आपकी सही है। तभी AK गोपालन ने कहा कि सर वो कानून गलत है, कानून गलत बना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये देखना हमारा काम नहीं है कानून गलत है या सही है, हमारा देखना बस इतना काम है कि कानून का पालन सरकार कर रही है या नहीं कर रही। कानून गलत है सही, हमारा काम देखने का काम नहीं है। हमारा बस ये देखना है कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मन मर्जी से किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया। अगर सरकार ने कानून बना रखा है कि सड़क पर चलने वाला वाहन कोई 10,000 रुपए का फाइन लगेगा अगर वो शराब पी के चलाएगा, बस इतना देखेगी कि हाँ, कि वो 10,000 रुपए का फाइन बना रखा है नहीं बना रखा है, या पुलिस वालों अपनी मर्जी से 50,000 का फाइन लगा, 10,000 का फाइन लगा दिया। ठीक है। अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करें, नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन बता दूं जी। फिर मानका गांधी केस आता है 1978 में। ठीक है। और यहां सुप्रीम कोर्ट
नई व्याख्या देते हैं। क्या व्याख्या देते हैं? कि हम ये तो देखेंगे कानून का पालन हो रहा है या नहीं, हम्म। हम ये भी देखेंगे कि कानून उचित बना है या नहीं। अगर कानून भी गलत बना होगा तो हम उसको भी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब ऐसी जो ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई हैं? नहीं नहीं नहीं, मिली नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में अपने आप को दे दी, खुद से दे दी? खुद से ले ली। कि ठीक है। हमारा ये भी काम है कि हम संविधान को अंदर देखकर कहेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि जो कानून बना है वो सही बना है या गलत बना है। हम्म। अब कोर्ट ने 19 और उसके बाद से फिर हमारे यहाँ पर एक नई विचारधारा आई जिसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियतावाद। हम्म। और जो भी आप डिसीजन देखते हैं, जैसे कि आपका जो भी आपके हाईवेज हैं उनके रोड के किनारे आपकी शराब की दुकानें नहीं होंगी। हम्म। लोगों ने कहा, उस समय भी कहा कि सर जी ये बताओ, सड़क के किनारे आपने कह दिया 200 मीटर दायरे में नहीं होगी। जिसे शराब पीनी है वो तो 300 मीटर से लेके आके गाड़ी में बैठ के पिएगा। हम्म। अब भाई शराब की दुकान आपने 200 मीटर के दायरे में बंद करा दी हाईवे के। ऐसी एक मूवी थी जोली एलएलबी, हम्म। उसको न्यायपालिका ने कह दिया गलत है, जबकि भाई न्यायपालिका का इसमें कोई काम नहीं था। इसमें तो हमारा केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड है, हम्म। वो अगर किसी को सर्टिफिकेट दे देगा कि ये मूवी देखी जा सकती है, वो जो केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड है वो बनाया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, यानी कि आपका मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। हम्म। तो आप जाके बता रहे हैं कि मूवी सही है गलत है, ये काम फिर केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड क्या करेगा? हम्म। अब आप बता रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर न्यायपालिका अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। अब ये जैसा केस था, इस केस के अंदर हम्म। हालांकि ये पहली बार नहीं है, एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अंदर राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई है। हम्म। अध्यादेश क्या होता है भाई, हम जानते हैं। कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? संसद का है, विधानसभा का है। लेकिन कभी ऐसा हो, सत्र ना चल रहा हो, कानून बनाना जरूरत पड़ जाए, तो उस समय प्रेसिडेंट, राज्यपाल को यह पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। हम्म। हालांकि उनको कहते मंत्री परिषद है कि साहब ये ऑर्डर पास कर दीजिए, ये कानून चाहिए। हम्म। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, क्या कह दिया था? कि हम उसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मनमर्जी से नहीं करता। राष्ट्रपति जो भी काम करता है उसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। हम्म। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही राष्ट्रपति की शक्ति के ऊपर बोल चुके हैं। ठीक और है। साथ ही एक बात में लास्ट बात और बता दूं, कमाल की बात यह है, अभिषेक जी आपने मुझसे कोई सलाह मांगी, हम्म। मैंने आपको कोई सलाह दी। हम्म। सलाह का जो नेचर होता है वो बाध्यकारी होता है या मानना वो होता तो है? मेरी मर्जी की बात है, मैं आपकी सलाह मानूं नहीं मानूं। दैट्स गुड, बहुत बहुत सुंदर। हमारा न्याय, हमारा जो आर्टिकल 124(2) हम्म। संविधान का, संविधान का एक आर्टिकल है 124(2), वो ये कहता है कि जजों की नियुक्ति के समय जज जो है राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इसको जज बना दीजिए। हम्म। जैसे मान लो मैं सीनियर जज हूं सुप्रीम कोर्ट का, वो जज हूं, मैंने प्रेसिडेंट को कहा कि अभिषेक जी को जज बना दीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम्म। अब राष्ट्रपति पे निर्भर करेगा और मेरी सलाह माने या ना माने, ये संविधान में लिखा है आर्टिकल 124(2) में। लेकिन न्यायपालिका सेकंड जज केस में कहती है कि हम जो सलाह देंगे वो मानना बाध्य होगा। डेमोक्रेसी कहां है फिर इसमें सर? हाँ, यही बात न्यायपालिका की आलोचना की जाती है। और इन्हीं सब चीजों के लिए लाया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 में, एनजेएसी, एनजेएसी, जिसे स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये असंवैधानिक है। अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, यहां तो राष्ट्रपति की, गवर्नर की शक्तियां कम करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन अगर कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कोई कानून लेकर आती है तो उसे स्ट्राइक डाउन कर देता है। हाँ, ये बात समझ से परे है सर। यही दिक्कत तो हो रही है ना। अब होता क्या है
कि हमारे यहाँ पर अब क्या होगा, सरकार मान लीजिए ये लेकर आए भाई, आज तक दुनिया में कोई ऐसे संगठन बताइए, हम्म। कोई दुनिया में कोई, ये तो आलोचना होती है, हम लोग कहते भी, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ, हम्म। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो अपनी नियुक्ति खुद करता है। देखो विधायिका कहां से आई, आपकी संसद कहां से आई, जनता ने चुनकर भेजा। चुनकर भेजा। कार्यपालिका कहां से आई, वो पढ़ लिख कर आए सर। विधायिका में से नियुक्त हुई। हम्म। जिसकी विधायिका में मेजोरिटी, संसद में मेजोरिटी हुई, वहां से आपका कार्यपालिका बनी। ठीक है। न्यायपालिका कैसे बन रही है, जज अपनी नियुक्ति खुद ही कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये आएगा, ये जज बनेगा, ये नहीं बनेगा। हम्म। और होता क्या है, जितने भी आप जज उठा के देखेंगे, हम्म। अभी जो खन्ना साहब हैं, संजीव खन्ना जी जो हैं, वो किसके बेटे हैं, जो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, हम्म। राजीव खन्ना के बेटे हैं। हम्म। और इससे पहले जो चंद्रचूड़ साहब थे, वो जो थे वो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के ही बेटे थे, हम्म। सीजीआई जो थे। आपको 90% केसेस देखने को मिलेगा, 90% जजेस उन्हीं फैमिलीज में ही सर इसका बन कुछ रहे हैं। इलाज भी तो होगा कि जज का बेटा ही जज क्यों बनेगा। अच्छा मैं इस पर भी आऊंगा सर, नहीं इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं और ज्यादा सीधे शब्दों में आपसे फिर से वही सवाल दोहराता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राष्ट्रपति पर किस तरीके से लागू होता है, राष्ट्रपति की किन शक्तियों को कम करता है, राष्ट्रपति के कार्य में किस तरीके की दखल अंदाजी है, बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं सीधे शब्दों बता रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारी संघात्मक व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं केंद्र राज्यों का सह अस्तित्व, है ना, ये हमारे संविधान की स्थापना का एक जो चरित्र है वो ये है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम चाहते हैं एक मजबूत केंद्र, और मजबूत केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या था, राज्यपाल वो माध्यम है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यों पर कंट्रोल करते हैं। अब कोई कानून राज्य सरकार ने पारित किया, वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल को ये लगता है कि ये जो कानून है राष्ट्रीय महत्व का विषय है ना, मतलब आपका नेशनल इंटरेस्ट का विषय है, तो उस विषय को वो क्या करते हैं, आर्टिकल 20 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर उस पर विचार करके देंगे। 3 महीने से ज्यादा रुके बताना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है यहां पर अभिषेक जी, हमारे यहां पॉलिटिक्स चलती है। आपने, राष्ट्रपति ने लिख के भेजा कि ये कारण है, हम इस कारण से 3 महीने के अंदर इस बिल को पास नहीं कर रहे, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार अपनी पब्लिक में जा जाके बोलेगी हमने बिल पास। और देखो हमारे यहाँ क्या होता है, इमोशनल एंगल होता है। आपको याद होगा केजरीवाल थे दिल्ली के अंदर सीएम, वो ये बोलते थे कि लेफ्टी गवर्नर को लाके हमारे सिर पे बिठा दिया, और एकदम टकराव की स्थिति रखते थे। कल को किसी वजह से कोई ऐसा कानून बन गया जो लोगों को तो बड़ा प्यारा लग रहा है, लोक लुभावन लग रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले में क्या होगा, उससे नुकसान होने तय है। नुकसान तो क्या होगा, बहुत से नुकसान होते हैं। आप देखिए जब केजरीवाल सरकार ने लोगों को फ्री में सब चीज बांटना शुरू किया, आज दिल्ली सरकार के ऊपर कर्जा कितना है। जो फ्री की योजनाएं चलाई उनका कर्जा कौन अब पूरा करेगा, अब जो अगली सरकार आई वो करेगी सर। तो अब इससे क्या होगा, इससे यानी कि आपका जो विकासात्मक कार्यों में पैसा लगना था, क्यों दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी रही, क्यों एक भी सड़क पिछले 11 साल में नहीं बनी दिल्ली के अंदर। आप सोचिए, अभी आते ही सरकार के चारों तरफ आपको सड़कें बनती हुई दिख रही है दिल्ली के अंदर, आप जिधर में जाइए सड़क बन रही है। क्यों, क्योंकि सारा पैसा मैंने फ्री में लगा दिया, फ्री योजना में लगा दिया। तो ये तो मिसमैनेजमेंट था ना अपना, और आपने लोगों को लुभाने के लिए आपने कर दिया। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो राज्य सरकारों के द्वारा कदम उठा दिए जाते हैं, जहां पर केंद्र सरकार को कंट्रोल करना पड़ता है। और यही परिकल्पना हमारे संविधान की थी कि मजबूत केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था। इतिहास गवा रहा है अभिषेक जी, जब जब केंद्र कमजोर हुआ है तब तब हमने गुलामी के दंश को झेला है।
नहीं, एक तरफ बंगाल में आप देख रहे हैं क्या कुछ हालात चल रहे हैं, तमिलनाडु में क्या कुछ हालात चल रहे हैं। तमिलनाडु में तो पूरी स्वायत्तता मांगने की भी बात चलने लगी है। तमिलनाडु को लेकर ये फैसला आया था। तमिलनाडु हो, पंजाब हो, बंगाल हो, ये तीन राज्य स्टार्टिंग से ऐसे रहे हैं जो हमेशा एंटी सेंटर रहे हैं। बंगाल ने तो, पंजाब ने तो 70s में एक पूरा प्रस्ताव पारित किया था कि सारे मामले जो केंद्र सूची के हैं वो सारे के सारे राज्य सूची में ट्रांसफर कर दो और अपने पास केवल 3 विषय रखो, विदेशी संबंध सेंटर रखे, रक्षा और संचार, बाकी सारे मामले राज्यों को दे दो। जी, थोड़ा सा तो संविधान जी विषयांतर हो जाएगा सर। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या राष्ट्रपति अब इस आदेश को मानेंगी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, या फिर सरकार कुछ और इसमें करेगी? हाँ, इसमें होगा। अब इसमें जो मेरा अपना जो मानना है, आप देखिएगा, निश्चित रूप से जाता मैं संवैधानिक समझ रखता हूँ, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाएगी। आप इसे दोबारा विचार कीजिए। ये संवैधानिक मामला है, जज्बाती होने का मामला नहीं है। अगर आप हमसे वो अधिकार छीन लेंगे जिससे हम केंद्र सरकार राज्य सरकार पर कंट्रोल रखती है, तो फिर हम राज्यों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? कल को राज्य सरकार ये कहते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस हमारे यहाँ पर नहीं आएंगी, ये कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा कि बंगाल के अंदर बीएसएफ जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस जाएगी, नहीं जाएगी। हाई कोर्ट ने तय किया है सर वहां तो। ये तय करना न्यायपालिका का काम है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। कल को जुडिशरी तय करेगी कि बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो सिर्फ संविधान को देखिए भाई, संविधान ये कहता है कि अगर देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा का खतरा आएगा तो सेंट्रल फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड हो गए। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये न्यायपालिका बताएगी कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो न्यायपालिका का खुद संविधान का उल्लंघन करेगी, फिर आप एनजेसी को कैसे रोक देंगे? देखिए, एक जगह विषय क्या होता है, संविधान का एक सिंपल सा फंडा है, सरकार के 3 अंग हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों की अपनी शक्तियां हैं, तीनों अपनी मर्यादा में रहकर काम करेंगी तो ये संविधान आगे बढ़ता रहेगा, सारी व्यवस्था ठीक चलती रहेंगी। नहीं तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। आज न्यायपालिका सोचिए, सारी ताकत हम बताएंगे कैसे चलेगा, तो कल को न्यायपालिका पे क्वेश्चन उठेंगे और न्यायपालिका बिल्कुल ही क्या होगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है सर। जिस वक्त ऐसा एक फैसला पहले भी आया था और संविधान में इसकी शायद अनुशंसा भी की गई है कि इस तरीके का फैसला संविधान पीठ सुना सकती है और उस पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना जरूरी है। लेकिन ये जो फैसला सुनाया गया है, ये मात्र 2 जजेस ने फैसला सुनाया है और इनमें से एक जज वो भी थे जिनके द्वारा नुपुर शर्मा के मामले में भी एक टिप्पणी की गई थी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 7 जज हुआ करते थे, तब 5 जजों की पीठ ने ऐसा एक फैसला सुनाया था। लेकिन अब लगभग 32 से 34 जज हैं, तो इस तरीके का फैसला अगर ले सकते थे तो वो 20 से ज्यादा जज, मतलब 60% के आसपास जज इस तरीके का फैसला ले सकते थे। मिनिमम 5 तो चाहिए ही थे। जी नहीं, अभी तक की जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी है 13 जजों की बनी है, केशवचंद्र भारती केस के अंदर बनी है। ठीक है। और अभी आपका एक चीफ जस्टिस है और 33 आपके 10 जजेस हैं, टोटल 34 जजेस। 34 जजेस, हाँ 34 जजेस टोटल हैं। और देखिए क्या है कि संवैधानिक पीठ की बात भी है, यहाँ पर हम देखें बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा उस पर पुनर्विचार याचिका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगा दी गई है। एडल्ट्री वाला मामला था, जो हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, वहां से आपत्ति जताई गई है कि आपने कह दिया कि अगर कोई पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध रखना चाहे तो वो रख सकती है, उसे कोई कानूनी, मतलब कमाल की बात है। और दूसरी बात आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने निर्णय बदलते हैं। आपको मैं कई केस, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलते हैं, केशवचंद्र भारती में कुछ और बोलते हैं, फिर गोलकनाथ केस में कुछ और बोलते हैं, चंपाकम केस में कुछ और बोलते हैं, मतलब एक नहीं, गोपालन केस में कुछ और, मानका गांधी केस में कुछ और, अपने डिसीजन बदल देते हैं। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ध्यान से समीक्षा करके चीजों को देखना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझेंगी और चीजों को ध्यान से देंगी और बढ़िया तरीके से आगे जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन टेक्निकल चीजों को जिस तरीके से आपने समझाया। तो दर्शकों, जिस तरीके से फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।